Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. I am मानिक कोडगिरे। जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड का साइंस फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन। उसके अंदर हमने पहले कुछ पॉइंट्स देखे थे कि जो ग्रेविटेशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज थी, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने केपलर्स के बारे में देखा, केपलर्स के लॉज देखे। ओके, उसके अंदर हमने केपलर्स के कुछ 3 लॉज जो थे उसको डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, ये देखा था। न्यूटन्स के लॉज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद अब देखो लास्ट टाइम जो हमने देखा था लास्ट सेशन के अंदर वो था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होती है, तो ये सब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पिछले टाइम देखा था, पिछले सेशन के अंदर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो ये थी, मतलब कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था उसको फाइंड कैसे करना था, मतलब कि यूनिवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर वो आता है। ओके, ये चीज़ ये टर्म्स हमने पिछले टाइम देखी थी। ओके, अब हम देखेंगे कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था उसके पहले पीरियड में हमने पहला जो सेशन था उसके अंदर हमने कि एक स्टोन और एक स्ट्रिंग लेकर उसको हम क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, उसको घुमा रहे थे स्टोन को। अब जब स्टोन घूम रहा था तब जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। अब हम किसी स्टोन को हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे। उसको हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल वी थ्रो द स्टोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमें क्या महसूस होता है वहाँ पे, क्या हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं उस स्टोन के बारे में। जब हम किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं उसको क्या होता है, विल द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और विल इट चेंज विद द टाइम। ये हमें खोज करनी है इस क्वेश्चंस की। जब हम किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बिकम्स डिक्रीजिंग, it goes on decreasing velocity of the stone. If we throw the stone in vertically upward direction, the velocity of the stone will goes on decreasing with the time. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिला हमें, the velocity of the stone will get decreasing with the time. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तो विल इट रिमेन कांस्टेंट। नो, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज विद द टाइम। अब देखेंगे हाउ विल इट चेंज, इट विल चेंज विद द टाइम और वो डिक्रीज हो जाएगी। वाई डजन द स्टोन मूव अप एंड ऑल द टाइम, क्यों नहीं मूव होता, क्योंकि वही तो रीज़न है जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके ले रहा है। ओके, वो क्या हो रहा है, रीज़न है उस स्टोन के, उस फिनोमेनन, उस कंसेप्ट के पीछे। सो वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। क्या होता है, इफ अ स्टोन रीचेस अ सर्टेन हाइट आफ्टर द पर्टिकुलर लिमिट the velocity or the speed of the stone goes on decreasing. As we if we applied the large number of forces, large quantity of force to the stone, then stone will go up. But after the certain limit, after that the stone or the speed of the stone remains, or speed of the stone goes on decreasing, and at a point it becomes a zero. Okay, stone की speed क्या हो जाती है, zero हो जाती है। and at a particular height stone क्या होता है, अपनी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट कम्स और इट फॉल्स डाउन आफ्टर सर्टेन हाइट। व्हाट डज द मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन। तो ये हमें यहाँ पे देखना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन, कितनी हाइट के ऊपर स्टोन जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है ये हम अभी देखेंगे। ओके, तो स्टोन की हाइट, स्टोन की स्पीड, स्टोन का वहाँ से जाकर नीचे फॉल होना, ये किसके ऊपर डिपेंड है ये हम देखेंगे। अब देखो, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है उसकी वजह से अट्रैक्ट कर रही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ सिचुएटेड इन इट्स सेंटर, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास अपनी जो सेंटर पॉइंट के ऊपर जो सिचुएटेड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ अपने हर पॉइंट को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर पॉइंट की तरफ खींच लेती है, टुवर्ड द सेंटर खींच लेती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द अर्थ। कौन सा भी ऑब्जेक्ट ये फोर्स की वजह से ही क्या होता है, अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन से खींच लेता है और उसकी वजह से ही वो नीचे गिरता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
सिमिलरली जब हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, वो फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू पुल द डाउन एंड रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टोन, एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट अपवर्ड पुल, कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, अपवर्ड डायरेक्शन से वो हम फेंका है, लेकिन पुल किस डायरेक्शन से हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन, वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर सर्टेन व्हाइल। आफ्टर सर्टेन टाइम जो ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर नीचे है, सब आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जब हम किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं कुछ टाइम बाद वो स्टोन नीचे जाकर स्टॉप हो जाता है, ऊपर जाकर सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल फोर्स है, और उस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल की वजह से ही स्टोन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? अपनी वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है, और आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो एंड पुल कंटिन्यूअल्स to be exert and stone start moving vertically downward direction toward the center of earth under the such influences। अब देखेंगे हम, ये हो गया, ये पूरा किसके बारे में है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये होता है कि जो किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से फेंका है उसको क्या हो रहा है? वो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, डाउनवर्ड पुल। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट इस मतलब कि जो फोर्सेस कंसेप्ट पढ़े हमने, उस फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें प्रॉब्लम की तरह। एग्जांपल यहाँ पे देखने, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जांपल। जो पहला एग्जांपल हमने देखा था पिछले सेशन में, महिंद्रा का एग्जांपल दिया। महिंद्रा एंड विराट ऐसे दो स्टूडेंट है, वो एक दूसरे के नज़दीक 1 मीटर अपार्ट बैठे हैं, और उसके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना था। लेकिन आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। महिंद्रा के बाजू में पहले विराट बैठा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? महिंद्रा जिस अर्थ के ऊपर बैठा है वो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और महिंद्रा एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है? अब वो बीच में का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? अर्थ का सेंटर लेना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सिचुएटेड है, सेंटर पे सिचुएटेड है। अर्थ का सेंटर एंड महिंद्रा कहाँ पे खड़ा है? अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो गिवन डाटा के अंदर क्या करेंगे हम? मास ऑफ द महिंद्रा पहले ऑलरेडी दिया है हमें, मास ऑफ अर्थ मालूम है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस F = G/m/m²। जो R है ना, वो R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन है? एक महिंद्रा है और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है? अर्थ है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये महिंद्रा ये अर्थ है और ये महिंद्रा उसके ऊपर बैठा वाला है। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये महिंद्रा की पोजीशन यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि महिंद्रा का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? तो क्या होगा? ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ओके, महिंद्रा जिस सरफेस के बैठा है, जिस पोजीशन पे बैठा है, वो सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इसीलिए महिंद्रा का और अर्थ के सेंटर का ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें मालूम है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इस एग्जांपल में गिवन डाटा के अंदर हमें M1 महिंद्रा का अर्थ का मास एंड M2 जो ये है महिंद्रा का मास, रेडियस ऑफ अर्थ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम फोर्स के लॉ का यूज़ करके महिंद्रा का और अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? F = G/m/m²। इसके अंदर हमें जो भी वैल्यूज़ हमने गिवन डाटा के अंदर लिखी है वो सिर्फ पुट करनी है, हमें आंसर मिलेगा। G की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मास M1 M2 हमारे पास है, R की वैल्यू पुट करेंगे। जो कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो नोटबुक के अंदर। तो कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज फोर्स। कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो न्यूटन में लिखेंगे हम। ओके, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है। अब देखो ये जो फोर्स है वो कितने टाइम्स लार्जर है, ये हम अगले एग्जांपल में मिलेगा हमें। तो कितने टाइम्स लार्जर होगा किससे? जो पहले हमने दोनों के बीच में का फोर्स लिया था, और यहाँ पे हम अर्थ के और महिंद्रा के बीच में का फोर्स ले रहे, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे दिखाया है। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद महिंद्रा की वेलोसिटी क्या होगी? अब महिंद्रा कहाँ जा रहा है वेलोसिटी से? अर्थ की तरफ।
इफ द ही फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सपोज महेंद्रा अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी हम मान लो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अब वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, व्हाट इज द महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? हमें फाइंड क्या करना है, पहले देखना है, हमें फाइंड करना है महेंद्रा की वेलोसिटी। हमें क्या लगेगा आंसर में? v की वैल्यू लगेगी। अब v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जहाँ पे हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? न्यूटन्स के इनवर्स जो भी इक्वेशन है, न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप बोलेंगे कि सर आप हमारे पास तो v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू मान लो हमने मान ली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अर्लियर एग्जांपल में, यहाँ पे अभी तो एग्जांपल कंटिन्यूस में, इसलिए फोर्स की वैल्यू नहीं दी है, तो फोर्स की वैल्यू यूज़ करनी है अगले पिछले एग्जांपल की। पिछले एग्जांपल में जो फोर्स था हमारे पास 733 न्यूटन, यही फोर्स यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है, फोर्स की वैल्यू है, चाहिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू, टाइम तो दिया है आफ्टर 1 सेकेंड। तो ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा न्यूटन्स का इक्वेशन का कि जिसमें टाइम दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और निकाल के हम उसमें पुट कर सकते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू फाइन हम निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बेस्ट फार्मूला होगा इस सिचुएशन के लिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए हमारे पास a तो चाहिए। अब a के लिए चाहिए तो हमारे पास फार्मूला है f इज इक्वल टू यम इंटू ए। आप बोलेंगे कि यम कौन सा यूज़ करना है? यम यूज़ करना है महेंद्रा का वेट 75 kg। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एफ बाई एम। ओके, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, क्योंकि ये m क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 733 फोर्स दिया है और मास की वैल्यू 75 दी है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन का आएगा। यहाँ पे देखो, तो 733 अपॉन 75 जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, इसको हम वैसे के वैसे पुट करेंगे। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे u क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है a, तो a की वैल्यू हम पॉइंट करेंगे और पुट करेंगे, यहाँ पे फाइंड की वैल्यू ऑलरेडी है, इसके जो भी आंसर आएगा वहाँ पे पुट करेंगे 9.77 आफ्टर 1 सेकेंड इंटू टी है, तो 1 इंटू टी एक ही होता है, 1 इंटू 9.77, तो ये वैल्यू होगी। वेलोसिटी की भी सेम वैल्यू होगी, v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का फार्मूला मीटर पर सेकेंड है, ऐसा यूनिट। ओके, तो ये अब देखो, ये जो वेलोसिटी हमारे पास मिली है ना 9.77 मीटर पर सेकेंड, पिछले एग्जाम्पल में जो वेलोसिटी मिली थी महेंद्रा विराट की तरफ, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था ना, उस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को कंपैरिजन करते समय हमें ये मिलता है कि ये जो वेलोसिटी महेंद्रा अर्थ की तरफ खींच रहा है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स उसमें डिफरेंस है, तो 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स महेंद्राज वेलोसिटी। एग्जाम्पल नंबर हम देखेंगे ऊपर, थोड़ा सा एक रिवाइज करके रिकैप करके कि महेंद्रा की वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे पूछे कि एग्जाम्पल में महेंद्राज वेलोसिटी टूवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकेंड, टूवर्ड्स द विराट महेंद्राज की वेलोसिटी कितनी है, तो ये आफ्टर 1 सेकेंड महेंद्राज की वेलोसिटी टूवर्ड्स द विराट कितनी है, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। अब सेम वेलोसिटी विराट महेंद्रा की टूवर्ड्स द अर्थ कितनी है, ये यहाँ पे 1.83 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो ये हम यहाँ से देखते हैं। तो देखो, न्यूटन्स के लॉ के तहत ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास यहाँ पे एक कंक्लूजन यहाँ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें मालूम है, एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिया है कि सपोज इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यानी अनदर ऑब्जेक्ट। तो जैसे जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रही होगी, तो सेम फोर्स से एप्पल भी अर्थ को खींच रहा होगा क्या। वाई देन डज द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल। क्यों ऐसे होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ मास ऑफ अर्थ इज लार्ज एज कम्पेयर टू द एप्पल। वेरी सिंपल आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है
क्योंकि एप्पल अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली क्या हो रहा है, एप्पल को अर्थ खींच रही है अपनी सेंटर की तरफ। ओके, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ है ना, वो मून की तरफ भी एक्ट्स होता है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग द अर्थ, अर्थ के ऑर्बिटिंग कर रहे हैं ना जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सेम सिचुएशन अर्थ वहाँ पे एक्ट होती है। जो मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो दोनों ऑर्बिटिंग करते हैं अर्थ को, एंड अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द इटसेल्फ, बट अनलाइक फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की तरफ फॉल नहीं होते। क्यों नहीं होते होंगे? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ की तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं फॉल हो रहे होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, वेलोसिटी ऑफ द मून एंड सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट्स। इफ द वेलोसिटी वाज नॉट देयर देन इट वुड नॉट फॉल ऑन द अर्थ। जो अर्थ मतलब कि जो एप्पल जैसे फॉल हो रहा है ना, एप्पल को कुछ वेलोसिटी नहीं है, एप्पल तो एक रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए वो फॉल हो रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर। लेकिन जो मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। ऑर्बिटिंग करना मतलब उसके अंदर खुद कुछ तो वेलोसिटी होना। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो भी मून है, ओके, ये मून अर्थ को क्या हो रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो भी क्या कर रहा है, अर्थ को रिवॉल्विंग कर रहा है और ऑर्बिटिंग कर रहा है। वो खुद अर्थ की तरफ, जैसे एप्पल अर्थ के ऊपर फॉल हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों, उसका बेसिक रीज़न क्या है कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से यहाँ पे मूव हो रहे हैं, और उस वेलोसिटी की वजह से ये फॉलिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपना ऑर्बिट फॉलो कर रहा है। इफ देयर इज नो वेलोसिटी देयर, ओके, वहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगी तो क्या होगा? If the velocity was not there, they would have fallen on the earth. ओके, वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल हो जाते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, अब हम देखेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इन द एक्सेलरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ जो एक्ट हो रहा है ना, वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। वो फोर्स, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को हमने हाइट के ऊपर से छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है अपनी सेंटर की तरफ, इसलिए तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, और उस फोर्स में कन्वर्जन किस में हो रहा है? एक्सेलरेशन में हो रहा है। अर्थ की स्पीड बढ़ रही है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड किस स्पीड से वो अर्थ की तरफ खींच रहा है ना, तो वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो रहा है और रिजल्ट्स इनटू द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, और उसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिकेटेड विद द सिंबल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक पॉइंट याद रखना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा, ओके, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो जो भी इसके अंदर स्पीड प्रोड्यूस हो रही है, जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम ये इंडिकेट करते हैं ए से। और कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो कभी भी जब अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है तब आपको ऑलवेज लेना है जी निगेटिव, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होता हो तो ऑलवेज आपको लेना है जी पॉजिटिव, और उसको जी सिंपली लिख सकते हो। और मेरा कहने का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको ए से इंडिकेट करते हैं, और जो वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस उसके अंदर हो रहा है उसको हम इंडिकेट करते हैं जी से। ये दोनों चीज़ें याद रखना है, और इस कंडीशन में आपको दो कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से थ्रो किया है तो उसको जी की वैल्यू निगेटिव लेनी है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव जा रही है। और कोई टूवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज प्लस लेना है हमें। तो ये दो चीज़ें, दो पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है उसको निगेटिव लेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स।
ओके, ये जो दोनों पॉइंट है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं यहाँ पे रिमेंबर करना है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा है आगे जाकर कि क्या क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज इफ देयर नो देवर नो ग्रेविटी, जब हम यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो, उसको सोचो थोड़ा सा। ओके, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा। देयर वुड बी नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू पार्टिकल्स, हेंस क्या होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं होगा। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब चलता है ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर। ओके, ये ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर ही चल रहा है ना। सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, ये सपोज सन के अंदर का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ को खींच रहा है, ऑल प्लैनेट्स को अपने एक जगह पे ऑर्बिटिंग करने में वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देयर नो ग्रेविटी, देन क्या होगा, इट वुड बी नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, हेंस फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। कौन सा भी ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं रहेंगे, हम इधर उधर भटक जाएंगे। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस इतना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस एज लार्ज। पहले एग्जांपल में पूछा था कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, अब पूछा है कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी जो ट्वाइस हो जाएगी तो क्या होगा। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, वुड बिकम डबल। क्यों, क्योंकि एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी एम एम और जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला गया है कि एफ, और इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ओके, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। इफ द जी की वैल्यू हमने डबल की तो जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, इट बिकम्स अ डबल, इट वुड बी अ बिकम्स डबल, एंड आल्सो वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम्स डबल, जी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ओके, क्यों जी की वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी है। जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए देखा था हम, अर्थ के बारे में हम किसी हाइट के बारे में सोचते हैं तो जी की वैल्यू ए को जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला हो जाएगा। और इफ हमने फॉर एग्जांपल हमने इसका मतलब कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी भी है, तो इसका मतलब होता है कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी ऑल्सो। ओके, acceleration to gravity is directly proportional to the universal gravity और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसको हम डबल करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने क्या किया कि जी को सिर्फ देखा, जी मतलब क्या होता है, जी की अपवर्ड डायरेक्शन से क्या पॉजिटिव होते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन से पॉजिटिव होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन जी को हमने पॉजिटिव निगेटिव लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को जी को हमने पॉजिटिव लिया। ओके, अब अभी तक हमने सिर्फ जी को देखा है, इंट्रोड्यूस किया है। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। हम जी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड करने में हमें फार्मूला यूज़ होता है, जो एफ का फार्मूला हमारे पास फोर्स है, वो फार्मूला हमें मालूम है, जी इज इक्वल टू, मान लो कि अर्थ का मास कैपिटल एम है और किसी ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है मान लो यम है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसका मास है यम, स्मॉल एम, और पूरे अर्थ का मास है कैपिटल एम, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, रेडियस। ओके, तो हमारे पास जो भी फार्मूला आता है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो फार्मूला कौन सा बनता है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो एम वन कौन सा है, मास ऑफ अर्थ है, दूसरा एम कौन सा है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स क्या है, टू ऑब्जेक्ट क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आता है। इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या किया, इसको रख लिया वैसे ही। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है इस दोनों को, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट करने के बाद क्या होता है, ये दोनों ही एफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को इसको इक्वेट करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग टर्म है जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। अब हम
इसको इक्वेट करने के बाद ये हमारे पास मिल गया। तो हम दोनों डायरेक्शन में कॉमन क्या है उसको काट लेंगे। यहाँ पे स्मॉल एम है, इधर भी एक स्मॉल एम है, दोनों को काट लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी बची है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जी का होगा। अब हम इसको, हमारे पास ये पूरे वैल्यूज कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ भी है, रेडियस ऑफ अर्थ भी है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे पुट करो ये वैल्यू को, इस वैल्यूज को पुट करो, जी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ भी पुट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएंगे हमारे पास 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है अर्थ के सरफेस के ऊपर। और ये जी की वैल्यू यहाँ पे अर्थ के सरफेस के ऊपर सेम नहीं रहती, ये वेरी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। ओके, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, तुम्हें इस फार्मूले से एक बात पता करनी होगी कि जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है। वैल्यू ऑफ जी इज डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, और ऐसे कह सकते हैं हम जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये दोनों ही टर्म के ऊपर डिपेंड है जी की वैल्यू। इसका मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम एक मान लो कि यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें। क्या है, मान लो कि एक मास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 100 kg। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट्स है। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर की वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू मुझे बताओ कि ये किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। अब ऐसे नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे स्मॉल एम दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है क्या, नो। तो मास कितना भी होने दो, 10 kg 10 kg हो या 100 kg हो, वैल्यू ऑफ जी और जी इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज सेम, सेम एक्ट हो रहा है जी का। जी की वैल्यू यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम है। इसका मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर कितने बड़ा ऑब्जेक्ट हो कितना छोटा ऑब्जेक्ट हो, जी सेम एक्ट होता है सबके ऊपर। अरे ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज एज इट्स रेडियस इज हाफ दैट ऑफ इट इज नाउ। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला इसको डिराइव करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा डेरिवेशन में, हमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ जी। ओके, हमें क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ जी अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होगी जब अर्थ का मास हम डबल करेंगे एंड उसकी रेडियस हाफ करेंगे, तो क्या होगा। जी का फार्मूला हमारे पास है, जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होगी जब अर्थ का मास डबल करेंगे, इसका मतलब जो नया जी आ रहा है जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी तो कांस्टेंट है, एम डैश क्या होगा, जो एम डैश है नया आने वाला है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। एम डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम, और रेडियस क्या बोलिए, हाफ, मतलब आर डैश जो नहीं आ रही है क्या है, हाफ ऑफ आर। आर डैश क्या है, हाफ ऑफ आर। तो ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर पुट करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम अपॉन हाफ ऑफ आर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये इसको वैसे ही रखेंगे, जी डैश और एम डैश को क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास वैल्यू आएगी जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, जो एम डैश क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने ये किया, फॉर एग्जांपल जी डैश हमारे पास क्या है, जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। ओके, और जी क्या है हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
अब देखो इसमें अंदर ये वैल्यू पुट करो जो मैंने अभी पहले बता दी ना, वो पुट करो, हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा देखो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, इसका कन्वर्जन होकर हमारे पास बनेगा एम डैश अपॉन एम, इसको साइड में लेंगे, उसके बाद आर अपॉन जो भी आर था, आर अपॉन आर डैश, ओके मैंने अभी यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ, आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर, उसको हमने इक्वेट करके लिया तो ओके। एंड इसकी इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये 2 कॉमन निकालेंगे हम, 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर, ये ट्वाइस है ना 2 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 8। क्यों है वैसा, क्योंकि जो एम डैश जो हमने निकाला था वो ट्वाइस ऑफ एम है, और आर डैश है, ये वैल्यू पुट करके देखो कागज़ के ऊपर, आप देखो करके सॉल्व, तो हो गया R1/2, आर डैश का होगा R/2, तो ये 2 और 2 जो होता है उसका 2 का स्क्वायर होगा, वो 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर आएगा जी डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ जी, ओके। अब बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी द 8 टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू। जब हम अर्थ के मास को डबल करेंगे, रेडियस को हाफ करेंगे, तो जो नई जी की वैल्यू बनेगी अर्थ के सरफेस के ऊपर वो 8 टाइम्स ऑफ जी होगा। इसका मतलब 8 टाइम्स इंटू 9.77 ये होगा, इतना इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसका आंसर, ओके। तो ये हम उसको यहाँ तक कह सकते कि ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर देने प्रॉपरली गिवन डाटा लिख कर, ओके। तो हम देखेंगे जी की वैल्यू, जो मैंने बताया था कि जी की वैल्यू डिपेंड्स है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ के ऊपर। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ये क्यों लिया हमने, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर मान लिया हमने कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अब मान लो अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो क्या फ़र्क होगा जी की वैल्यू में, तो वेरिएशन होता है जी की वैल्यू के अंदर। तो वेरिएशन ऑफ जी इट डिपेंड्स और इट्स वेरी अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ़ वी चेंज द हाइट ऑफ द अर्थ, मतलब चेंज विद द हाइट, हाइट के अनुसार भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है उसकी डेप्थ के अंदर से ही चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम है हमारे पास, जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, अलॉन्ग द सरफेस जाएंगे हम, तो हमारी जी की वैल्यू क्या कैसे कैसे चेंज हो रही है, ओके। देखो अर्थ के सरफेस के ऊपर से हम जैसे जैसे जा रहे हैं, तो इक्वेटर एंड पोल्स ये 2 पॉइंट ऐसे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर के, जहाँ पे अर्थ की जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज है। देखो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, इक्वेटर के ऊपर कैसा है, थोड़ा सा बल्जेस जैसा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ ऐसे है, यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल लाइन जो है ना, इक्वेटर एंड ये पोल है, ओके, ये पोल है, ओके। तो ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैसी, थोड़ा सा ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से कैसा है, थोड़ा बड़ा है, एंड पोल के ऊपर क्या है, ये थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस इक्वेटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे पोल के ऊपर आएगा कोई, तो यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम जाएंगे इक्वेटर से पोल की तरफ से, तो इसकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी थोड़ी थोड़ी बदलती जाती रहती है। तो ये क्या फ़र्क होता है, देखो जैसे हम इक्वेटर के ऊपर जाते हैं और जैसे हम पोल के ऊपर जाते हैं, देखो रेडियस ऑफ द लार्ज एट इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, इक्वेटर के ऊपर लार्ज है, मैंने जैसे अभी निकाला था। यहाँ पे जो अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है ना, थोड़ा हम बोलते हैं कि थोड़ी सी पूरी राउंड शेप नहीं है, थोड़ी सी फ्लैटन है, और ये टिल्टेड एक्सिस है। तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। आपको मालूम होगा ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इक्वेटर एंड पोल, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो ये इक्वेटर के ऊपर रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये यहाँ पे पोल के ऊपर, मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा उतना फ्लैट नहीं है, अब जैसे दिखा रहा हूँ स्लाइटली फ्लैटन है, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का ही अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये एट अ पोल के ऊपर कैसा है, उसकी रेडियस कम है, और इक्वेटर के ऊपर थोड़ी सी रेडियस क्या है, ज़्यादा है। अब क्या होगा उस रेडियस का फ़र्क, क्योंकि जी की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जी, ओके, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द पोल। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू का फार्मूला हमारे पास है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस कम होगी तो जी ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगी तो जी कम होगा। इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर जी क्या होगा, रेडियस ज़्यादा है, जी कम होगा। पोल के ऊपर रेडियस कम है, जी क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल, और वो वैल्यू क्या है 9.83, क्या है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड वो जैसे जैसे हम इक्वेटर के ऊपर आते हैं ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, जैसे जैसे बदल रहा है वो। एंड इट इज़ लोवेस्ट एट इक्वेटर, जी की वैल्यू लोवेस्ट है एट इक्वेटर पे। और वो क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू है 9.78 एट इक्वेटर, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेटर के ऊपर की वैल्यू है जी की। समझ में आ रहा है ना। सरफेस से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं, पोल पे रेडियस कम है, रेडियस इज मतलब जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है, इसका मतलब रेडियस जितनी कम उतनी जी की वैल्यू ज़्यादा। ओके, अब कभी भी सोचना है कि अर्थ के सेंटर पॉइंट से कितने दूरी पर जा रहे हैं, कम दूरी पे है, जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस के ऊपर की। तुम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, हम देखेंगे आगे। तो जैसे जैसे हम सरफेस पे थोड़ा ऊपर जाएंगे, रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, जी की वैल्यू कम हो रही है। रेडियस सरफेस के ऊपर जैसे जैसे पोल के ऊपर जा रहे हैं, फ्लैट सरफेस है वहाँ पे रेडियस कम है, जी की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा है 9.83। हम देखेंगे चेंज विथ हाइट, हाइट से कैसे होगा। अब हाइट मतलब सरफेस को छोड़ के ऊपर की हाइट, पोल और इक्वेटर की हाइट नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं हम, अर्थ के सरफेस को छोड़ के, मतलब ये सेंटर से ये डिस्टेंस आर है, और जितना ऊपर जा रहे हैं वो डिस्टेंस एच, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच। इसका मतलब जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस ये काउंट करना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे हम हाइट से क्या होगा, जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर से हाइट को जाएंगे तो आर इक्वेशन नंबर 5 के अंदर अर्थ क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थ बढ़ेगा तो जी कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसका मतलब इफ़ वी गो फ्रॉम एट अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ जी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये अर्थ की सरफेस की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज हो जा रही है। हम देखेंगे इस टेबल के अंदर। देखो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर क्या हो रही है, एक एवरेज हाइट यहाँ पे 0 किलोमीटर है, इसलिए 9.8 एक कॉमन हम लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर की जो भी उसकी हाइट कितनी है फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द सी लेवल से कितनी है, ये 8.8 किलोमीटर है। अब देखो 8.8 किलोमीटर इज एज कम्पेयर टू, हमने देखा ये सेंटर से लेकर ये कितनी है, ये बहुत ज़्यादा है, 6.4 इंटू 10⁻⁴ जो भी है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये अर्थ के रेडियस का डिस्टेंस और ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये निग्लिजिबल है कि नहीं। तो इसीलिए उसको निगलेक्ट करते हैं और वो सेम वैल्यू लेते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून, वो 36 किलोमीटर जाता है, 36.6 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर से। तो थोड़ा सा वो काउंटेबल है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि वो हाइट बढ़ रही है। बॉटम वाला इक्वेशन में बॉटम वाला जो भी ये है मैग्नीट्यूड, इसका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये आर प्लस एच है। ओके, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी इतना ये जी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे देखो टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो हमारे 400 किलोमीटर से ऊपर रहते हैं अर्थ सरफेस से, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की भी क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अब जो कम्युनिकल सैटेलाइट तो हमारे पास 35,000 किलोमीटर के ऊपर से ही यह होते हैं, ऑर्बिटिंग होते हैं, तो उस टाइम वैल्यू क्या हो रही है, 0.225, मतलब बहुत निग्लिजिबल, जीरो के बराबर होती है वो। ओके, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थोड़ा सा एक्ट होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखेंगे हम डेप्थ से क्या हो रहा है। और जैसे हमने हाइट के ऊपर देखा, जैसे सरफेस के ऊपर देखा, आप डेप्थ पे, डेप्थ क्या हो रहा है, जैसे आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये फॉर एग्जांपल अर्थ है हमारी, अर्थ का मास हमने लिया m, हम सरफेस से क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हैं ऐसे अंदर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना हमारे पास m। ओके, जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी m है। अब हम देखेंगे कि जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है ना, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं अर्थ के अंदर, यहाँ से लेकर जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, तो हमारी रेडियस क्या हो रही है, कम होते जा रही है। रेडियस क्या हो रही है, कम होते जा रही है। अब रेडियस की वैल्यू कम हो रही है तो एक सिंपल सा लॉजिक है ना कि रेडियस कम हो रही है तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि जितना हम मास कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, जितना हम पार्ट ऑफ अर्थ जितना कंसीडर कर रहे हैं सरफेस के ऊपर,
उतना हम जैसे अंदर जाते तो पार्ट ऑफ अर्थ कंसिडरेशन कम कम होते जाता है। तो हम मान लो कि यहाँ से अंदर का ही हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आए हम, तो रेडियस कौन सी होगी फिर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो मास कंसिडर क्या है, पूरा नहीं हो रहा है ना, मास भी कंसिडर भी कम हो रहा है, तो कंसिडरेशन ऑफ मास भी इतना ही हो रहा है। ओके, ये जो जितना हमने हाईलाइट किया उतना ही मास कंसिडर हो रहा है। तो इसीलिए जब आर की वैल्यू कम हो रही है तो साइमल्टेनियसली क्या हो रही है कि ये मास का भी वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है। ये मास का भी वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए जी की वैल्यू जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे कम होने की वजह क्या हो जाती है, जी की वैल्यू बढ़ने की वजह पे क्या हो रही है, बढ़ने के अलावा क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है। जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि आर की वैल्यू कम हो रही है, जी की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए, लेकिन मास भी कम हो रहा है ना उसके हिसाब से, तो जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही नहीं है, तो कम हो रही है। तो बॉटम को जाएंगे, एट सेंटर ऑफ अर्थ को जाएंगे तो रेडियस जीरो होगी। मैंने बोला आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस जीरो होगी तो जी मैक्सिमम होनी चाहिए, नहीं होती क्योंकि हमने सेंटर ऑफ अर्थ पे जो मास कंसिडर हो रहा है वो भी जीरो है, एम की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो होती है। इसीलिए जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो रही है, जीरो है, याद रखना। जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, ये पॉइंट याद रखना आपको। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे रुकते हैं। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। जो हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी या क्या होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर का। ओके, तो ये हमें क्या करना है ना, उसको हमें ये देखना कि विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इन द इनसाइड द अर्थ। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू की जो भी चेंज हो रहा है ना उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जी की वैल्यू नहीं है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी अंदर जैसे जैसे जाते हैं हम। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अरे सिंपल है, क्या है, जीरो, हमने अभी देखा। ओके, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखो अदर प्लैनेट के बारे में जब सोचते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल मून है, मून के जी की वैल्यू और अर्थ के जी की वैल्यू की में क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ पे रिलेशन आता है, मून के जी की वैल्यू और अर्थ के जी की वैल्यू एक दूसरे के 1/6 टाइम्स है। ओके, वैल्यू ऑफ जी एट मून, वैल्यू ऑफ जी एट मून, जी एट मून इज 1/6 ऑफ जी एट अर्थ, अर्थ के ऊपर जितनी है वो उसके 1/6 टाइम्स है। ओके, तो हमने जैसे बोला, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जिम के ऊपर 6 टाइम्स, अर्थ के ऊपर जैसे हमने एक जंप मारी तो मून के ऊपर कितने टाइम्स जंप हो जाती है, वो 6 टाइम्स हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो हम ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम मास एंड वेट, ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और उसके बाद फ्री फॉल एक कंसेप्ट आएगा हमारे पास। ये टोटल कंसेप्ट हम क्या करेंगे अगले पीरियड में देखेंगे, मास एंड वेट क्या होता है। ओके, तो ये हमारा वीडियो जो पहले 2 सेशन है आप उसको रिवाइज करो ताकि आपको पूरा लिंक लग जाएगा, और ये तीनों सेशन एक बार बाद में सब होने के बाद ये पूरा एक साथ देखो ताकि आपको और ज़्यादा इजी होगा। सब फार्मूलेज एक नोटबुक में कैलकुलेट और उसको नोट डाउन करके रखना एक पेज के ऊपर, पूरे फार्मूले अब तक जो जो फार्मूलेज देखे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई फार्मूले से बहुत टेंशन आता है बहुत लोगों को, तो ये एक फार्मूले एक पेज के ऊपर बना लो और उसको रिवाइज करो। ओके, तो ये बेस्ट तरीका है आपको ये रखने का। तो एग्जांपल्स कुछ वैल्यू चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हो खुद। ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे मास एंड वेट के बारे में अगले पीरियड में। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, आपको नोटिफिकेशन आएगी ताकि आप क्या कर सकते हो, उसको अगला पॉइंट देख सकते हो, अगले जो भी सेशन है आपको देख सकते हो। सो